आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी। नमस्कार। हम और आप यानी हम सब भारत या यूं कहें कि दुनिया के तमाम देश इस समय मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं अपने साथ अवसर भी लेकर आती हैं। कोरोना महामारी से सब कुछ बंद होने के कारण कई लोगों के लिए खाना खाना, रहना और जिंदगी जीना बेहद कठिन हो गया है। आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग होंगे। जिंदगी की भागम भाग के बीच आपको दूसरों की मदद करने का अब तक समय नहीं मिल पाया, तो ये शानदार अवसर है। जितना हो सके जरूरतमंदों की सहायता करिए, भरोसा रखिए। ऐसा करके आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और हाँ, दूसरों का साथ देने के दौरान मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी का पालन करना और हाथ धोने का ख्याल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आज के समय का सुरक्षा कवच है। आप सतर्क रहें, सजग रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना को लेकर हम आते हैं आकाशवाणी पर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी। डॉक्टर प्रसून, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और डॉक्टर प्रसून से कुछ पूछना चाहते हैं तो वो हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800115767। एक और नंबर है 011-2331-4444 पर। डॉक्टर प्रसून, आप एम्स में जीरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और जब से कोरोना संक्रमण पूरी दुनिया में फैला है, सबसे ज्यादा जो खतरा है वो बुजुर्गों को बताया जा रहा है, बुजुर्गों को और बच्चों को। कोरोना संक्रमण के बाद से बुजुर्ग घरों में रहें, ऐसा सरकार की ओर से भी निर्देश दिया गया है और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी समय समय पर बताते रहे हैं। आप अब जब लॉकडाउन को बहुत दिन हो गए हैं, बुजुर्ग बहुत समय से अपने घरों में ही बंद हैं, एक उनमें भी चिड़चिड़ापन शुरू हो गया है, वो भी बाहर जाना चाहते हैं, ताजी हवा खाना चाहते हैं, अपने परिचितों से मिलना चाहते हैं, दूसरी ओर संक्रमण का भी खतरा है। इस पूरी मनोदशा को आप कैसे देखते हैं और क्या सलाह देते हैं? देखिए, आपने सही कहा कि किसी भी आदमी के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, यंग हो, मिडिल एजेड हो, बच्चे हो, हमारे घर में भी हम देख रहे हैं ये चीज। किसी को भी आप 40 दिन घर के अंदर ऑलमोस्ट कैद रखोगे तो ऑब्वियसली उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर होगी, जिसे हम सोशल आइसोलेशन कहते हैं। इसके कंसिक्वेंसेस में एंजाइटी बढ़ती है। इसके कंसिक्वेंसेस में लगता है कि हम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं माने स्पेशली सीनियर सिटीजन के बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप होती है जहां पे भी वो रहते हैं, चाहे वो नियर बाय पार्क में जाके बैठे, कम्युनिटी हॉल हो जाए, गांव में छोटा छोटा चौपाल होता है वहां पे जाके बैठते हैं। ये सारी चीज से वो उनको एक मतलब सूनापन, अकेलापन महसूस हो रहा है, विच हैज डेफिनेटली इम्पैक्ट इन देयर माइंड। और लॉन्ग रन में इससे डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके साथ भूलने का बीमारी, जिसको डिमेंशिया कहते हैं, उसका भी ये एक बड़ा प्रेसिपिडेंट है जी। तो सीनियर सिटीजन को ठीक रखना, उनका मेंटल हेल्थ के ऊपर ख्याल करना, ये सिर्फ उनका अकेले काम नहीं, उनका फैमिली का काम है। इसमें कम्युनिटी का रोल है, हम डॉक्टर लोगों का रोल है, सबका रोल है। मुझे लगता है मीडिया का रोल है। जब आप लोग बातचीत करते हैं तो अगर आप भी उनके लिए कोई स्पेशल टाइम रखो जिसमें वो आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करे, वो अपना बात को आपके सामने रखे, आपको कुछ रिक्वेस्ट नया करे। सो फर्स्ट पॉइंट इज फैमिली मेंबर दुनिया के कोई भी कोने में हो, उनका काम होना चाहिए कि हर दिन कम से कम एक बार वो अपने घर का जो सीनियर सिटीजन है, जो दुनिया के कोई भी कोने में रहे, उनसे किसी भी तरह से, डिजिटली हो, फोन पे हो, फोटो के द्वारा हो, वीडियो के द्वारा हो, वो उनके साथ इंटरेक्ट करे, क्योंकि उनको साथ इंटरेक्शन से ही हम मानसिक चीज को ठीक रख सकते हैं। और उनको ये समझाना है कि कोरोना विल नॉट स्टे फॉर एवर, लेकिन अभी स्थिति बहुत ही खराब है, उनके लिए बाहर जाना बहुत ही ज्यादा खतरा है। क्योंकि बार बार हम लोग डिस्कस ये कर चुके हैं कि 80% पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक, तो बीमारी पता भी नहीं चलेगा कि इसको बीमारी है। मैं भी बीमार हो सकता हूँ, बीमार मतलब मैं शायद वायरस को कैरी कर रहा हूँ, बट मेरे में सिम्टम नहीं आया क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है।
तो मेरे से जो सीनियर सिटीजन कनेक्ट में आएंगे उनका अगर इम्यून सिस्टम सही नहीं है, हमने अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया, हमने अगर मास्क नहीं पहने, तो देयर इज ए चांस कि मैं दूसरे सीनियर सिटीजन को इन्फेक्ट करूंगा और उनमें ये मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा होगी। इसमें एक पॉइंट मैं और भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, वी शुड नॉट बी पैनिकी। व्हाट इज एक्चुअली कॉन्टैक्ट विथ ए केसेस? इसका एक बहुत सुंदर मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कोई पेशेंट जो है, सपोज मैं पेशेंट हूँ, मुझे ये बीमारी है, मैंने मास्क नहीं पहना और सामने वाला भी मास्क नहीं पहना है, 1 मीटर दूरी भी बढ़ता नहीं जा रहा है फॉर सम रीजन। हमारे देश में तो एक छोटे छोटे घर में 5-5, 6-6 लोग रह रहे, मुश्किल बहुत होगा। बोलना जितना इजी है कि 1 मीटर का दूरी बढ़ता है, इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। तो इनके साथ हम अगर 15 मिनट इंटरेक्शन करें, दोनों के मुंह में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हम 1 मीटर का डिस्टेंस में नहीं मेंटेन कर रहे, कफ एटिक्वेट मतलब छींकने के टाइम में हमने हाथ में मुंह में कुछ कपड़ा या टिश्यू नहीं रखे या शोल्डर में नहीं खांसे, तो इसको हम कांटेक्ट मानते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे सामने बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी में केस है तो मेरा क्या होगा, मैं हॉटस्पॉट जोन में, नथिंग टू वरी। आपके बगल वाले पड़ोसी का भी बीमारी है, अगर आप उनसे 2 मीटर दूरी बढ़ता रहे हो और वो मास्क पहन रहे हैं, आप मास्क पहन रहे हो, तो यू आर 99% यू आर सेफ। बिल्कुल ठीक। जी हाँ जी। तो ये तो बात रही बुजुर्गों की। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो कई दूसरी बीमारियों से परेशान हैं। कोरोना लॉकडाउन के कारण उनका डॉक्टरों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। टेलीमेडिसिन की सुविधा बहुत सारे अस्पतालों ने शुरू की है। इन तमाम चीजों के बीच वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं, एक बार फिर आप बुजुर्गों के लिए बता दें। जी एकदम, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें भी बहुत सारे फोन कॉल मिल रहे हैं। कुछ दवाई जैसे जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करते तब तक उसको मिलेगा नहीं। जैसे मैं उदाहरण दूं, ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी, जिनको उनको कभी कभी स्टेरॉइड की टैबलेट की जरूरत होती है, जो आपको ओवर द काउंटर मिलना मुश्किल है। तो उनके लिए मैं एक चीज कहूंगा, देखिए हर जगह पे ऑलमोस्ट सरकारी अस्पताल तो ऑलरेडी ओपन है। आपको हम क्या बोल रहे हैं कि सोचिए आपका प्रेशर शुगर कंट्रोल में है, आप सिर्फ दवाई लेने के लिए अस्पताल जा रहे हो, वो चीज आप अवॉइड करिए जितना दिन आपके लिए संभव हो। लेकिन अगर आपको सांस फूल रहा है, अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है, अगर आपको स्ट्रोक हुआ है, लकवा लगा है, तो आपको जरूर अस्पताल जाना है। ऐसे नहीं कि भाई कोरोना हुआ है इसलिए में, कोरोना से ज्यादा तो नॉन कोरोना में लोग मरे जाएंगे अगर हम ये करना शुरू करें। तो आपको अस्पताल जरूर आना है व्हेन देयर इज इमरजेंसी, और इसमें घर वाले को, पड़ोसी को जरूर मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम घर के बाहर निकल गए तो हमारा कोरोना हो गया, अस्पताल में पहुंच गए तो हमें कोरोना हो गई, ऐसे भी नहीं है। बट हाँ, हमें प्रिकॉशन, और आप एक चीज सोचिए, प्रिकॉशन जो हम बात कर रहे हैं, कफ एटिक्वेट जो बात कर रहे हैं, हैंड हाइजीन जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कोरोना नहीं, बहुत सारे हजारों बीमारी से, आई कैन से कोरोना क्राइसिस हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी, जिसमें हम हैंड हाइजीन सीखेंगे, कफ एटिक्वेट सीखेंगे, हम सीखेंगे कि डिस्टेंस बनाना चाहिए, हम सीखेंगे नमस्ते करना चाहिए ना कि हैंडशेक करना चाहिए। दीज आर ऑलरेडी इन आवर कल्चर, इसी को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर, दूसरी चीज एक और सामने आ रही है, जैसा कल प्रधानमंत्री ने भी समीक्षा की और ये पता चला कि भारत में 30 अलग अलग वैक्सीन पर काम चल रहा है, जो कोरोना की काट खोजने की दिशा में एक पहल है। कल इजराइल से खबर आई कि वहां एंटीबॉडीज का निर्माण किया गया है। आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक इटली ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। जब इस तरह की खबर आती है तो उसके क्या मायने हैं कि वो वैक्सीन बाजार में या लोगों के लिए कब तक उपलब्ध होगी, या फिर ये ट्रायल के शुरुआती चरण के नतीजे के लिए कहा जाता है कि वैक्सीन बना ली है? श्रोताओं को बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट करिए। जी, देखिए बात ऐसा है कि पहले तो मैं एक लाइन में श्रोताओं को बता दूं कि नेक्स्ट अगला 3 से 4 महीने हमारे पास एक ही वैक्सीन है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, कफ एटिक्वेट, हैंड हाइजीन। ठीक है, इससे ज्यादा आपके पास कुछ नहीं है। देयर इज नो क्योर, नो प्रिवेंशन, नो वैक्सीन, नो इम्यूनिटी बूस्टर इमीडिएटली। मतलब इमीडिएटली इस एपिडेमिक बोलिए, पैंडेमिक बोलिए, इस पैंडेमिक को रोकने का एक ही तरीका है, हम इस वायरस से दूर रहे। ठीक है, दैट इज वन। वैक्सीन जब एक तो तैयार होता है, उसके ऊपर मल्टीपल लेयर स्टेज में उनका ट्रायल होती है। तो बिफोर इट कम टू द मार्केट, इसके ऊपर बहुत सारे ठप्पा लगेगी, बहुत सारे जांच होगी। पहले कोई माइस मॉडल में होता है, फिर ह्यूमन मॉडल में होता है, ह्यूमन मॉडल में भी मल्टीपल ट्रायल होता है। तो वैक्सीन का एंटीबॉडी बना लिए, वैक्सीन का हमने खोज कर लिए।
द साइंस इज हियर इज वेरी सिंपल, देयर इज नो रॉकेट साइंस हियर। एक एंटीजन, कोरोना वायरस एक एंटीजन है, एक फॉरेन बॉडी है, उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनेगी, हमारा शरीर खुद बनाएंगे, चाहे वो हमारा शरीर बने या हमारे ह्यूमनॉइड स्पेसीज, चाहे एक मंकी बनाए या गिनी पिग बनाए, कोई ना कोई इसको बनाएगा। और उससे हम तो बेसिकली नॉर्मल प्रोसेस में जो 80% एसिम्प्टोमेटिक की बात हम कर रहे हैं, अभी भी जो 80% एसिम्प्टोमेटिक वर्ल्ड वाइड है, उनके शरीर में एंटीजन कोरोना वायरस घुसने के बाद उसके अगेंस्ट में हमारा शरीर खुद ब खुद एक एंटीबॉडी बना रहे हैं। बना लेने के बाद हम उनके साथ फाइट किए। इट्स लाइक एक बंदा गोली मारा, दूसरे बंदे ने उसके अगेंस्ट में कुछ किया, तो हम अपने अंदर फाइट कर लिए, तो वी आर ऑलरेडी वी बिकम इम्यून टू दैट। जिनके पास वो प्रतिशेधक क्षमता नहीं है, उनको पहले से टीका लगाया जाए, तो जब भी वो वायरस आएगा अंदर, वो टीका उस वायरस को किल करेगा। दिस इज एज सिंपल एक्सप्लेनेशन आई अंडरस्टैंड। लेकिन अभी अगर मैं 3, 4, 5 महीने की बात करूं, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई तौर नहीं है कि भाई हमने एक टीका लगा लिया। प्लस यू अंडरस्टैंड इन ए कंट्री वेयर मोर देन 1.3 बिलियन पीपल आर देयर, जी, सरकार कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं कि सब लोगों के पास हमने टीका लगा दिया। जी, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। इवन आप फ्लू, पहले का जो स्वाइन फ्लू का टीका देखिए, कितने लोगों के पास ट्रिकल डाउन होता है, 10%, 15%। चाइना के पास, चाइना ने 15% लोगों को टीका लगाया, यूएस ने थोड़ा ज्यादा, इटली ने भी वही 15-20% के करीब स्वाइन फ्लू का टीका लगाया, जो कि एडवांस डेवलप कंट्री है, जिनके पास पैसे का कोई कमी नहीं है। सो वैक्सीन आएगा और हमें इमीडिएटली हमारा सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। तो वैक्सीन इज डेफिनेटली अ होप, लेकिन हम अगला 3-4 महीने में हमारे पास होप एक ही है कि हम दूरी बढ़ता है पेशेंट से, सब्जेक्ट से, वैक्सीन वायरस से। जी बिल्कुल, उम्मीद पर आकाश टिका है। उम्मीद है कि वैक्सीन बहुत जल्द आएगी, लेकिन इस उम्मीद जब साकार होगी तब। लेकिन उससे पहले, जैसा कि डॉक्टर प्रसून बता रहे हैं कि जो सुरक्षित दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है और समय समय पर अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना है, यही हमारे पास विकल्प है और इसी विकल्प के सहारे हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। मध्य प्रदेश के गुना से नरेश प्रजापति जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी नरेश जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ जो कोविड-19 कोरोना वायरस है, वो कितने प्रकार का होता है और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं और सबसे जो घातक है वो कौन से प्रकार का होता है? जी डॉक्टर प्रसून। नरेश जी, देखिए, प्रकार मतलब इसका प्रेजेंटेशन बहुत सारे टिपिकल भी हुआ है, लेकिन सबसे घातक जो इनका मैनिफेस्टेशन ये है, ये पहले तो आपको वायरस ने आपने शायद वायरस के बारे में पूछा। हमारा जो नॉर्मल फ्लू होता है ना, उसी टाइप का ये वायरस है, लेकिन वायरस भी अपना रूप बदलते रहता है, जिसे एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट कहते हैं। ये रूप बहुत ज्यादा बदल जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज द रीजन हम मिस कर जाते हैं उस टारगेट को तब। तो कोरोना कोविड SARS-CoV-2 जो है, ये आपने पहले सार्स वायरस सुने हैं, स्वाइन फ्लू सुने हैं, उसी ग्रुप का पैन कोरोना ग्रुप बोलते हैं। रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, सबसे घातक तो आपको भी पता होगा, छाती के अंदर ये घुस के पहले निमोनिया करती है, निमोनिया के बाद वो उसके अंदर जो एल्वियोली है, जहां से हमारा हवा का एक्सचेंज होता है, बेसिकली लंग्स का काम होता है प्यूरिफाइड एयर को परिवेश से, एनवायरनमेंट से लेके प्यूरिफाइड एयर को पूरा शरीर में फैलाना, और जो खराब अनप्यूरिफाइड जो हो गया, जो वो शरीर से आके बाहर फेंक देना, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जो पेड़ पौधे हैं जो उल्टा करते हैं, इसलिए वी आर इन सिंक विद द ऑल द ट्रीज। सो अब क्या होता है, मेन प्रॉब्लम विद दिस वायरस इज इट क्रिएट्स इन्फ्लामेशन ड्यू टू साइटोकाइन स्टॉर्म। इसको लेमैन के लैंग्वेज में ये बोले, जो हवा का एक्सचेंज है, इसमें ये रोकथाम करते हैं थ्रू फ्लूइड एक्यूमुलेशन विद इन द लंग्स, फेफड़े के अंदर, तो आदमी को सांस लेना मुश्किल हो जाती है। तो उस टाइम में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो और ज्यादा हो गया तो वेंटिलेटर की जरूरत है, एंड दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। सो सबसे घातक स्पेशली सीनियर सिटीजन में और मिडिल एजेड ग्रुप में लंग के अंदर निमोनिया हुआ, उसके बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे कहते हैं, सारी नाम आपने बहुत सुने होंगे आजकल, इसके ऊपर जितना ड्रग ट्रायल हो रहा है उसी के ऊपर हो रहा है। तो दैट इज वन। लेकिन
ये भी हिस्ट्री मिल रहा है, किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जिसके मायोकार्डिटिस बोलते हैं, किसी को बहुत ज्यादा लंबा देर तक डायरिया हो गया, किसी का डेथ हो रहा है, किसी को स्ट्रोक हो रहा है, वास्कुलाइटिस लाइक प्रेजेंटेशन, स्ट्रोक इन मिडिल एज यंग 50 साल के आसपास। हमारा एम्स में भी 3-4 केस ऐसे आए जिनको स्ट्रोक लेके प्रेजेंट हुआ, बाद में पता चला उनको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुआ है। सो प्रेजेंटेशन कैन बी एनीथिंग, बट सबसे घातक वही है जो फेफड़े के अंदर है, एंड दैट इज द कॉमनेस्ट एंट्री ऑल्सो। नेजोफेरिंग्स मतलब नाक और मुंह के अंदर से एंट्री करता है, करके ये फेफड़े में जाके फेफड़े को डिस्ट्रॉय करता है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में ये समझाऊं, और ऑक्सीजन सैचुरेशन को इंटरप्ट करते हैं। जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर से मोहम्मद हुसैन जी है। मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, मैं भी आपको वेलकम करता हूँ, डॉक्टर साहब को भी वेलकम करता हूँ जी। थैंक यू मोहम्मद जी, बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सपोज किसी को अगर बुखार, क्योंकि ये 3 अलामतें होती हैं, जैसे बुखार है, जुकाम है और खांसी है जी, तो इसके लिए डॉक्टर बताते हैं, आप लोग बताते हैं कि भाई ये जिसको हो तो समझ लो कि उसको कोरोना है। क्या कोरोना के बगैर भी ये 3 अलामतें पाई जाती हैं? ये कोरोना के बगैर भी ये 3 अलामतें, जैसे बुखार है, खांसी है और नजला है? नहीं, देखिए मोहम्मद जी, मैं आपको ये कहूंगा कि ये एकदम सही नहीं है कि सिर्फ ये 3 सिम्टम होने से ही कोरोना होता है। नॉर्मल फ्लू में भी ये होती है, और ज्यादा से ज्यादा रेदर मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपका केसेस के साथ कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री नहीं है, माने आपके आसपास कम्युनिटी में, गांव में कोई लोग विदेश से आया, 1 महीने पहले भी आया तो भी उसका असर हो सकता है, या आपके फैमिली में कोई गैदरिंग हुआ जहां पे कुछ लोगों से आपका संपर्क हुआ जो शायद विदेश से आया है, तब तक इसके ऊपर 99% केसेस आपको ये सोचना है ये कोरोना नहीं, ये नॉर्मल फ्लू है। तीनों सिम्टम, फीवर जो आपने कहा सही है, खांसी, फीवर इसमें बहुत हाई ग्रेड आती है, अनलाइक कॉमन फ्लू में इतना हाई ग्रेड आता नहीं, थोड़ा लो ग्रेड फीवर चलता रहता है, माइल्ड जा होता है, हम बोलते हैं सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यू नो फ्लू तो लाइफ में सबका हुआ है, बहुत बार हुआ है ना, नॉर्मल फ्लू जिसको कहते हैं, लेकिन इसमें टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हाई ग्रेड होगी। खांसी जो है ये ड्राई कफ और थोड़ा इंट्रैक्टेबली ज्यादा होगी, खांसी आपको ज्यादा ही परेशान करेगी। थर्ड सिम्टम इज नॉट जुकाम, थर्ड सिम्टम इज ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना। ये दोनों के साथ अगर आपका सांस फूलना है और अगर आपको सांस की बीमारी पहले से नहीं है, जैसे कि सांस फूलने की बीमारी मतलब ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये सब अगर नहीं है तो आपको तो जरूर सस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ ये कोरोना हो सकती है। प्लस सरकारी बहुत माध्यम से आजकल हॉटस्पॉट चुना जा रहा है, रेड जोन चुना जा रहा है, उसके आसपास भी आप है, आपका प्रोफेशन डिपेंड कर रहा है, अगर आप पुलिस में हो, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, अगर आप सफाया करते हो, तो भी आपके अंदर आपके लिए रिस्क ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सीरियसली लिया जाना चाहिए। आप डॉक्टर से पहले संपर्क करें, फिर उनसे विजिट करें। जी बिल्कुल। फरीदाबाद से अनवर जी जुड़ चुके हैं। अनवर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते, बताइए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार अनवर जी, बताइए। मेरा प्रश्न ये है सर कि हमारे देश में वेंटिलेटर की आवश्यकता है 75,000, जबकि उपलब्ध है मात्र 30,000। तो मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि इमरजेंसी पीरियड में कैसे इस सूरत हाल से किस तरह है, डॉक्टर मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ, किस तरह जो है इसको कंट्रोल किया जाएगा इमरजेंसी पीरियड में? जी देखिए अनवर जी, थोड़ा ये पॉलिसी के ऊपर आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं आपको थोड़ा और सहज तरीके से एग्जांपल देना चाहूंगा। आप देखिए हमारे देश में कोरोना का एंट्री कब हुआ है, ये हो गया मोर देन 1.5 months, लेकिन अभी तक अगर आप हमारा पूरा आंकड़ा देखेंगे इंडिया में, बहुत ही कम परसेंटेज लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत हुई है जी। ये सारे जो हम बात कर रहे हैं ना, दीज आर ऑल प्रोजेक्शन, बट ठीक है, अगर बाढ़ आने का बात हुआ है या सुनामी आने का बात हो रही है तो हमारा तैयारी होना चाहिए, लेकिन तैयारी हो रहा है, बहुत तेजी से तैयारी हो रहा है, सरकार की तरफ से, डिफेंस वाले की तरफ से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत सारे तरीके से तैयारी हो रही है। और मैं तो ये कहूंगा बहुत ज्यादा हम अभी से ना डरे कि हमें 75,000 वेंटिलेटर की अभी आवश्यकता है। ये 75,000 से बहुत कम भी हो सकता है, इससे बहुत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें टोटल कोरोना केस अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें वेंटिलेटर की जरूरत अगर 100 में से मैं आपको बोलूं कि 1 या 2 लोगों की 100 में से वेंटिलेटर की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। तो अगर हम
जो लॉकडाउन के दौरान जो बोला गया लोगों को कि यू मेंटेन ये अगर हम फॉलो करें और हमारा लाइफस्टाइल में थोड़ा हाइजीन को इनकॉर्पोरेट करें तो बहुत कम चांस होगी आप नंबर ऑफ केस पे मत जाइए। 2 दिन पहले नीति आयोग का एक रिपोर्ट देख रहा था मैं कि 11 लाख के करीब पहुंचेगा जून में केस। डोंट गो बाय दैट, नंबर कैन बी लैक्स, नंबर कैन बी करोड़। लेकिन अगर हम ये सोचे कि प्रिडोमिनेंट ऑफ देम आर एसिम्प्टोमेटिक तो हमें इतना डरने की क्या बात है। और आपको ये भी समझना है जैसे मैंने पहले ही रेडियो में हमने डिस्कस किया, अगर आप पहले सुने थे अनुवाद जी कि कांटेक्ट की मतलब क्या है। कांटेक्ट की मतलब ये नहीं है आपने दूर से देख लिया किसी एक पेशेंट को तो आपका हो गया। कांटेक्ट का मतलब है आपने प्रोटेक्शन नहीं लिए हो, वो बंदा भी प्रोटेक्शन नहीं लिया, आपने 1 मीटर की कम दूरी में बात कर रहे हो, उन्होंने छींका या उन्होंने बात किया, 15 मिनट आप लोग एक साथ 1-to-1 इंटरेक्शन में हो, देन इट इज ए कॉन्टैक्ट, देन यू आर एट रिस्क। जी, तो ये सोचने का जरूरत नहीं कि हम सब बीमार पड़ेंगे और हमें सबको वेंटिलेटर की जरूरत होगी। जी बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि उनका प्रश्न था कि जो 75,000 की जरूरत है और भारत में कम है, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दूसरे देशों से वेंटिलेटर मंगाए जा रहे हैं और भारत में भी कई ऐसे संस्थान हैं जो कम कीमत पर वेंटिलेटर का निर्माण कर रही हैं। अहमदनगर महाराष्ट्र से सचिन जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर। जी सचिन जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मेरा का यही प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो हमारे पास जो पालित प्राणी है, गाय महिष ऐसे, तो उसके पास धार निकालने के लिए कितना मुझे क्या क्या करना चाहिए इसको कोरे के बारे में? धार निकालना मतलब मैं समझा नहीं, क्या होगा धार निकालना मतलब? हेलो जी सचिन जी, वो ये जानना चाह रहे हैं प्रसून जी कि उनके पास गाय है, भैंस है, तो उनको बाहर चारे के लिए निकालना या घास चराने के लिए निकालना कितना सुरक्षित है, और वो उनके साथ अगर अपने पशुओं के साथ बाहर निकलते हैं तो उसमें कितना खतरा है? देखिए, कुछ केसेस है जहां पे ह्यूमन टू पेट एनिमल में ट्रांसफर हुआ है जी, लेकिन उल्टा नहीं हुआ है, मतलब पेट से ह्यूमन में अभी तक ऐसे केस हिस्ट्री नहीं है। तो मैं तो फिर बोलूंगा, अगर मास्क पहनते हो, आप गाय को लेके ग्राउंड में जाते हो, खुला ग्राउंड है, तो देयर इज नो हार्म, आप जा सकते हो। कोरोना हमारे साथ रहेगा बहुत लंबा, मतलब 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकती है, तो हम ये नहीं बंद कर देंगे। लेकिन हाँ, जरूर किसी को बहुत ज्यादा झुकाम है, जो आपका गाय को लेके बाहर जाते हैं, तो उनको आप 2-3 दिन 4 दिन के लिए रेस्ट दीजिए, बोलिए आप घर में रहिए। और आप तो जरूर मास्क पहनिए, जो हमारा प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं, कुछ नहीं, आप कपड़े का मास्क पहनिए। देखिए, मैं भी एक एसोसिएशन का जुड़ा हूँ, हेल्दी एजिंग इंडिया। हमारा टारगेट है, हम लोग जो स्लम को इतना दिन से खाना खिला रहे हैं लॉकडाउन के बाद, उनको सबको हम मशीन दे रहे हैं जो सीआरपीएफ हमें दिए, और उनको बोल रहे हैं आप कपड़े का मास्क बनाइए। कपड़े का मास्क तो हमें सबको चाहिए, सबके पास कपड़े का मास्क हो, वो अपने आप साफ करे करके उसको यूज करे। ये हमारा लाइफस्टाइल में आ जाना चाहिए, कपड़े का मास्क सबके लिए। जी बिल्कुल। मंदसौर मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं बसंती लाल जी। बसंती जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्कार जी सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा 2-3 प्रश्न है, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि एक, जैसे बासी खाना खाने से कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है क्या? और एक, दूषित पानी, जैसे पानी में क्लोरोनेस वगैरह की गोलियां डालने के बाद पीना चाहिए कि ऐसे ही मतलब पिया जाए तो अच्छा रहे? और गर्म पानी कितना हद तक पीना चाहिए? जी डॉक्टर प्रसून। देखिए, साइंटिफिकली, क्योंकि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदा में इसका कोई अलग एक्सप्लेनेशन हो सकती है, मुझे पता नहीं है, लेकिन एज पर जो एलोपैथी मेडिकेशन, उसमें गर्म पानी का एक्स्ट्रा कोई इफेक्ट है, ये मुझे नहीं पता है। एज पर रिसर्च देयर इज नो एविडेंस ऑफ दैट। पानी से अभी तक संक्रमण नहीं हुआ है, सो पानी को आप जिसी तरह डिसइंफेक्ट कर सकते हैं आप करिए। पानी, अच्छा पानी पीना चाहिए। बहुत सारे बाकी बीमारी होता है पानी के लिए, तो उसको तो आपको ख्याल करना चाहिए। खाने से, अगर मैंने आपका प्रश्न सही से समझा, खान पान से मैं एक चीज ब्रदर ये बोलूंगा, जो भी आप बनाते हैं, साग सब्जी जो भी आप मार्केट से, बाजार से खरीद के लाते हैं, उसको आप रनिंग वाटर में पहले साफ करिए प्रॉपर तरीके से। ये जानना चाह रहे थे कि बासी खाना खाने से क्या कोरोना होता है? खाना,
बासी खाना से कोरोना के तो कोई संबंध नहीं, लेकिन आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है जी। तो फूड पॉइजनिंग खाना तो आपको फ्रेश ही खाना चाहिए, लेकिन खाने के बाद आया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, साग सब्जी जो भी मार्केट से आए उसको आप प्रॉपरली साफ करिए। बॉइल्ड फूड इज द सेफेस्ट, नो डाउट। बॉयल करने से कोई वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं। दूध को भी प्रॉपर बॉयल करके फिर आप पीजिए। खाना भी बॉयल खाना खाइए। फ्रेश फ्रूट्स आप खा सकते, ले सकते, लेकिन उसको भी आप टैप वाटर में क्लीन करिए। एंड बिफोर यू ईट आप जरूर अपने हाथ को साबुन से प्रॉपर तरीके से हाथ के कोने कोने, नाखून के कोने कोने को साफ करिए। अगर आपके पास साबुन नहीं है, सैनिटाइजर है तो सैनिटाइज करिए, वो भी अल्कोहल बेस्ड, 60% अल्कोहल बेस्ड। और जो बार बार बोला जा रहा है 20 सेकंड से ज्यादा आपको साफ करना चाहिए अपने हाथ को। जी बिल्कुल। अगले कॉलर भी मध्य प्रदेश से ही हैं, रघुवीर जी। रघुवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर, राम राम जी। राम राम रघुवीर जी, बताइए। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ सर, डॉक्टर लोग बताते सर, आप बताते कि शरीर की ह्यूमनिटी के लिए सर योग प्राणायाम विशेष सर, मतलब विशेष कर सहयोग जो होता है सर, इसमें सर हमें ये भी बताएं सर कि योग या प्राणायाम करने के बाद सर खाना कौन सा सर उचित रहेगा जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। आपका उम्र कितना है? ऐसा लग रहा है कि वो 25 से 40 वर्ष के बीच के हैं डॉक्टर प्रसून। अच्छा ठीक है। नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी एक्सरसाइज या योगा करने से पहले आपको बहुत हेवी मील नहीं लेना चाहिए। दैट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक। योगा करने के बाद आप खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, ये सबके लिए मेरा सजेशन है, क्योंकि हमारा मूवमेंट आजकल कम हो रहा है, घर के अंदर ही हम ज्यादा रह रहे हैं, तो खाना कम कम खाइए, बार बार खाइए। और ऐसे भी साइंटिफिकली बहुत सारे स्टडी हुआ है, अगर हम खाना कम खाए तो हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। कम खाने का मतलब ये नहीं कि हम बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे। आपका खाने में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, साग सब्जी होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए। लेकिन आप पहले जितना खाते थे, अगर बाहर कम जा रहे हो तो उससे कम मात्रा में खाना खाइए। योग अगर आप करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो, तो जरूर आप खाना उससे भी कम खाइए। दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। और खाना खाने के बाद योगा या एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप अवॉइड करिए। जी बिल्कुल। और भारत में योग और प्राणायाम की लंबी परंपरा है, और योग और प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी दुरुस्त होती है। इसलिए ऐसे समय में योग और प्राणायाम का महत्व और बढ़ जाता है। जम्मू कश्मीर से प्रमोद जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद सबरवाल जी, आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी को जुकाम है, खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसको टेस्ट करवा लेना चाहिए। जी। तो अगर इनमें से एक चीज है, मान लिया किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्या वो भी समझे अपने आप को कि मुझे टेस्ट करवाना चाहिए? जी डॉक्टर प्रसून। सांस लेने के, प्रमोद जी, सांस लेने का कष्ट का बहुत सारे कारण है। अगर आप सोचो कि पहले से आपको सांस की बीमारी है, हमने पहले भी इसको चर्चा किया अभी थोड़ी देर पहले, ब्रोंकियल अस्थमा जिसको है, जिसका सीओपीडी है, जिसका हार्ट फेलियर है, जिसका क्रॉनिक किडनी डिजीज है, ये सब लोगों को सांस फूलना ऐसे भी पहले से हो सकती है। अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं है, सडनली आपको सांस फूलना हो रहा है और थोड़ा बहुत जुकाम नहीं है, तो डेफिनेटली यू कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर। बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये सोचना है कि लास्ट 14-15 दिन में आप कहाँ कहाँ गए हो और उसका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग क्या आपको समझ में आ रहा है, उसमें से कोई विदेश से आया है कि नहीं। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे हमें उससे हमें बहुत ही मदद मिलती है समझने में कि क्या आपका कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है केसेस के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कहीं बाहर नहीं गए हैं, आप घर में ही हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है, किसी के संपर्क में नहीं आए हैं, तो संक्रमण का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। हमारे अगले कॉलर हैं राकेश चंद्र जोशी जी। जोशी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोशी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर प्रसून, जैसे कि श्रोताओं के भी बहुत सारे मन में सवाल है कि बाहर नहीं जाने पर भी कोरोना कहीं मुझे न हो जाए,
तमाम तरह की जब चर्चा अब हो रही है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को लेकर, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या ऐसे में जिनसे हम दूध लेते हैं, जो घर के बाहर सब्जी देने के लिए आते हैं, या फिर हम किसी ऑनलाइन डिलीवरी से सामान मंगवाते हैं, क्या उनसे अगर हम ग्लव्स पहन के सामान लें और थोड़ी सी दूरी बना कर रखें, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से बचने के क्या रास्ते हैं और इन चीजों में क्या एहतियात बरतने की आवश्यकता है? हाँ, देखिए, मैं एक एक पॉइंट पे बता रहा हूँ। जो भी बाहर से आपको सामान आ रहा है उसको आप, अगर वो पॉलीथीन का सामान है, पॉलीथीन कवर्ड में है, कुछ भी हो जाए, चाहे दूध का पैकेट हो, पॉलीथीन कवर्ड वाला चीजों को आपको डिटर्जेंट वाटर में साफ करके ही अंदर लेना चाहिए। ठीक है। और ग्लव्स अगर आप पहने हो, ग्लव्स इज ओनली कवरिंग योर हैंड। ग्लव्स से भी इन्फेक्शन मतलब एक से दूसरे में जा सकते हैं। तो वेयरिंग ग्लव्स, मैंने ग्लव्स पहन के अपने हाथ को तो मैंने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन एक चीज को छू के दूसरा चीज में मैं छू रहा हूँ तो एक चीज से दूसरा चीज में ये ट्रांसफर हो रहा है। तो ग्लव्स को आप ये मानिए कि आपका हाथ का प्रोटेक्शन है, ताकि आप हाथ में बार बार सैनिटाइजर यूज करोगे तो हाथ ड्राई होते जाएगा। तो दैट इज द ओनली थिंग। ग्लव्स भी पहनो तो भी आपको बार बार सैनिटाइज करना है, नंबर 1। तो प्लास्टिक का हमने कुछ सामान लिया, उसको तो हमने डिटर्जेंट में साफ किया। पेपर मटेरियल है, न्यूज़पेपर, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा, न्यूज़पेपर आप डिजिटली शिफ्ट करिए। न्यूज़पेपर हम अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लाइफ के लिए। बहुत सीनियर सिटीजन पसंद करते हैं। अगर आपको बहुत ही ऐसे करना है तो थोड़ा देर धूप में रखिए, फिर धीरे धीरे उसको लीजिए। कुछ भी कोरियर हो, ऊपर का कवर हम बाहर छोड़ सकते हैं, ऊपर का कवर बाहर छोड़ के अंदर आप अंदर की सामान लीजिए। ये भी संभव है, जो हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी आपके किसी के साथ हाथ से हाथ मिलाने का तो मैक्सिमम जरूरत नहीं होता है। तो और डिस्टेंस तो इज ए मस्ट। आप 1 मीटर के डिस्टेंस में सब काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान के जयपुर से प्रीतम जी फोन लाइन पर हैं। प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्ते, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर ये सब्जियां, फ्रूट, इनके लिए आप बोलते हो कि इन्हें रनिंग वाटर में धोने से साफ हो जाता है क्या सर? जी। सर वैसे तो हाथों के लिए बोलोगे सर कि साबुन से अच्छी तरह से साफ करो। और सर एक क्वेश्चन और है प्लीज। सर मैं बाहर जाऊंगा तो बार बार आके कपड़े तो धो नहीं सकता, तो सर जैसे कपड़ों पे कहीं पे भी लग गया हो तो क्या उनको टच करने से भी स्प्रेड कर सकता है सर वो? हाँ, ये फोमाइट कहते हैं इसको। आप अगर बाहर से अंदर आते हो तो आपको ये मान के चलना है कि आपके कपड़ा में ये वायरस कहीं ना कहीं है, और ये बहुत ही छोटी चीज है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर यही है कि आप जितने बार बाहर से अंदर आते हो, देखो काम आपका क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन हम बाहर जाके अंदर दिन में 1 ही बार या 2 बार करते हैं। आते ही आप कपड़े को सफाया, जहाँ पे कोई भी बाल्टी हो या वॉशिंग मशीन हो जिसमें आप करते हो, उसमें दे के उसमें पानी और डिटर्जेंट डाल दो, फिर अपने हाथ को साफ करके फिर आप अंदर एंट्री करो। यही हमें फॉलो करना है, क्योंकि आप बाहर जाते हो थोड़ा थोड़ा एयर में भी ये ट्रांसफर हो रहा है। पहले हम बोल रहे थे इट इज ओनली ड्रॉपलेट बॉर्न, बट फोमाइट जो है वो थोड़ा उससे छोटा है। और स्टडी में ये भी देखा गया कि 4 मीटर तक ये वायरस कैरी हो सकता है एयर में। तो ये सब हमें थोड़ा डरावना चीज है, बट हम अगर ये सब एहतियात बरत रहे हैं तो डेफिनेटली वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। चलते चलते डॉक्टर प्रसून, बहुत संक्षेप में 1 या 2 लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? प्रिवेंशन इज द ओनली ऑप्शन अभी हमारे हाथ में। आप ये मत सोचिए कोई मैजिक होने वाला है। कोरोना हमारे साथ है और लंबा रहेगा हमारे साथ। लेकिन हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, कफ एटिकेट मेंटेन करें और मिनिमलिस्टिक, जो गांधी जी का बात है, जितना हमें चाहिए उतने के लिए हम बाहर निकले तो यू आर सेफ। और कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आया तो हमारा पूरा सब कुछ तबाह कर सकता है। हमें हमारा इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करते रहना है। मेंटली हेल्दी, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनका ख्याल जरूर रखिए, उनसे कम से कम फोन पे बात करिए कि भाई हम आपके साथ हैं, आप अकेले मत सोचिए। 65 प्लस कैन नॉट गो आउट। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सावधानी ही बचाव है जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती। आप आकाशवाणी से जुड़े, विशेषज्ञ राय साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। लॉकडाउन में आप घर पे बने रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चैटर्जी,
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।